नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल गांव में एक ऐसा स्थान होता है जहां गांव के किसान इकट्ठा होते हैं और अपने खेती बाड़ी के विचारों को साझा करते हैं। किसान भाइयों, किसान हमारे देश को अनाज प्रदान करता है, जिससे हमारे किसान भाई तो आर्थिक रूप से संपन्न होते ही हैं, हमारे देश के किसानों की खाद्यान्न समस्या हल होती है। किसान भाइयों, आज हम हैं जिला सागर के विकासखंड खुरई के गांव बनखरिया में। यहाँ पर एक चौपाल का आयोजन किया गया है। चौपाल में अनेक सफल किसान हैं, साथ में ही कृषि वैज्ञानिक भी हैं और ऐसे भी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो पहले कृषि विभाग में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर रहे, अब सेवानिवृत्त होकर वो खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं और किसानों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। तो किसान भाइयों, किसान एक कृषि की महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो गांव में रहकर अनाज उत्पादन करते हैं। एक ऐसे ही किसान से, वरिष्ठ किसान से आपकी भेंट कराता हूँ। अपना परिचय दें। मेरा नाम शिव कुमार ठाकुर है, ग्राम बनखरिया का रहने वाला हूँ, खुरई तहसील सागर जिला MP का हूँ। अपना परिचय दें। भगवान सिंह ठाकुर, SADO से मैं रिटायर्ड हूँ। यहीं पर मेरा जन्मभूमि है, बनखरिया में ही मैं खेती कर रहा हूँ। अपना परिचय दें। मैं शिवराम सिंह रघुवंशी, अधिष्ठाता अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई। तो किसान भाइयों, ये तो वरिष्ठ वैज्ञानिक और गांव के ऐसे अच्छे किसान हैं जो खेतीबाड़ी को बढ़ावा देते हैं। किसान भाइयों, जब भी हम किसानों के बीच जाते हैं, आप सच मानो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और परिचय के बाद मैं सबसे पहले कृषि महाविद्यालय खुरई के जो डीन हैं उनसे कहूँगा कि सामूहिक कृषि के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कि अपने सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में होता है सोयाबीन। तो सोयाबीन में अब मैं देखता हूँ कई जगह जहाँ पानी ज़्यादा आया हुआ है, सोयाबीन की बढ़वार ज़्यादा नहीं हो पाई है और फूल आना शुरू हो गया है। तो अब किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि उसमें वृद्धि कारक कोई सा भी, ऐसे मार्केट में कई मिलते हैं हार्मोन वगैरह का, अपन पौधा बढ़ जाएगा। जब फूल आ गया है तो अपने को फूल के बाद फली में वो बदलेगा। तो इस अवस्था में कोई सा भी वृद्धि कारक हार्मोन वगैरह का स्प्रे ना करें और साथ साथ में इस बात का ध्यान रखें कि अपने खेतों में और शाम को 4 बजे जाएं। कितने बजे? 4 बजे। तो उसमें जब अपन खेत के बीच में जाएंगे, दोनों पंक्तियों के बीच में, तो वहाँ पर देखें कि यदि हमारे खेत में कोई छोटी इल्ली आ रही है, उसका परीक्षण अपने को ये करना है कि थोड़े से 20 खेत में चले जाएंगे 20-25 मीटर अंदर और वहाँ जाकर अपनी सफ़ेद तौलिया बिछा के पौधे को हिलाएंगे। यदि बिल्कुल बहुत बारीक भी इल्ली दिख रही है अपने को, तो वो जो इल्ली है वो इतनी खतरनाक इल्ली होती है कि अब समय आ रहा है, मौसम खुला रहेगा, तो अब इस बात का एक अध्ययन कर लें सब लोग जाके आज कल परसों में कि हमारे उसमें कोई छोटी इल्ली वगैरह तो नहीं है। वो यदि इल्ली है और साथ साथ में इसी समय में एक हमारा आता है चक्रभृंग, जिसको बोलते हैं गर्डल बीटल या रिंग कटर। वो पौधे में एक रिंग बनाता है, उससे पौधा ऊपर सूख जाता है। तो इस समय मतलब वो भी हमको दिखता है और एक आध कहीं पूरे खेत में पौधा हल्का सा ऐसा मुरझाया हुआ दिखेगा। तो वहाँ आप देखेंगे तो हल्की सी एक रिंग बनी हुई दिख रही होगी। यही समय है कि इसका हम निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद यदि हमको कहीं दिखता है या कोई दिख रहा है कि अब गर्डल बीटल की समस्या आने वाली है, तो हमारे पास एक दवाई आती है लैम्डा साइलोहेथ्रिन, उसका अकेला छिड़काव करें क्योंकि वो इस समय जो आता है उसमें हमको ही रसायन का उपयोग करना है और जो हमारी फसल है उसको हम इससे बचा पाएंगे। और दूसरी हमारी जो मुख्य फसल है कि जहाँ कई लोगों की फसल ख़राब हो गई है तो उन लोगों ने उर्द बो दिया है। तो जो किसान भाई ने उर्द बोया है कि वो 2 ही फसलें इस बार हमको देखने को मिल रही हैं, सोयाबीन और उसके बाद यदि सोयाबीन में सफल नहीं हो पाए तो उर्द पे आ गए हैं वो लोग। तो उर्द में भी इस टाइम देखेंगे तो हमको जो उसमें आता है ना येलो मोजेक, जिसको बोलते हैं पीत रोग, पीला पत्ता पड़ने लगता है, तो वो भी देखा गया था कि हमारे खेत में उसका कोई रोग की समस्या तो नहीं है। अच्छा, जब पीला पत्ता रोग आ जाता है उस टाइम पर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके लिए भी हमको शाम के टाइम यदि हम खेत में जाएंगे और जाकर देखेंगे तो वहाँ पे हमको यदि खेत में से निकले तो यदि हमने पौधे को हराया तो एक सफ़ेद मक्खी दिखेगी आपको, ये उसकी मुख्य पहचान है। सफ़ेद मक्खी यदि आ गई ना तो समझ जाओ कि आगे चल के अगले 8-10 दिन में हमारे उसमें पीत रोग या इसको हम बोलते हैं येलो मोजेक रोग आ जाएगा, क्योंकि वो एक वायरस से फैलता है जिसको हम विषाणु बोलते हैं और उसको वाहक के रूप में सफ़ेद मक्खी काम करती है। तो यदि सफ़ेद मक्खी दिख रही है आपके उर्द वाले खेत में तो उसके लिए हमारा इमिडाक्लोप्रिड ये दवाई आती है, उसका स्प्रे करना है। और इससे बचने के लिए बस एक आज हमने स्प्रे कर दिया यदि सफ़ेद मक्खी दिखाई दे रही है और बाद में 12 से 15 दिन में एक दूसरा स्प्रे यदि हम
दोबास करते हैं तो हमारी उर्द की फसल पूरी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो ये दो ही इस टाइम की बिल्कुल समसामयिक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको कि अपने को देखना है। तो किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे किसान भाई निरंतर खेत की देखरेख करें। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया, आप शाम के टाइम अवश्य खेत पे जाएं और ये देखें कि किसी तरह का कोई कीट तो नहीं है, अगर है तो उसके नियंत्रण के उपाय करें। किसान भाइयों, किसी बात की जानकारी आपको सफलता दिला सकती है। हमारे बीच में एक ऐसे सफल किसान हैं जो है पहले कृषि विभाग में के माध्यम से किसानों के बीच सेवा करते थे, अब गांव में रहकर किसानों के बीच स्वयं खेती कर रहे हैं और किसानों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये भगवान सिंह जी ठाकुर, आप बताएं एक सफल किसान कैसे बना जाता है? मैंने जब BSc MSc इंदौर से किया, गवर्नमेंट जॉब में गया, 1980 से मैं प्रयासरत हुआ कि गांव में खेती के बारे में विशेष उन्नति करना है। उस समय से मैं लगातार खेती की तरफ ध्यान देता रहा और बलराम तालाब 1993 में यहाँ हमने सबसे पहले बनाना स्टार्ट किया। उस समय मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा 2 किस्तों में 40-40 हज़ार रुपया तालाब के लिए दिया जाता था। आधा काम होने पर 40 हज़ार रुपया दिया जाता था, पूर्ण काम हो जाता था तो 40 हज़ार और दिया जाता था। तो किसानों में एक प्रोत्साहन के लिए शासन देती थी पैसा। इसका जब उपयोग हुआ और जब उससे सिंचाई हुई तो उत्पादन में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई। पूर्व में यहाँ C306 और हवेली बंधान के माध्यम से खेती होती थी, सूखी खेती, पानी था नहीं, किसान बो देता था, रासायनिक खाद भी उस समय नहीं उपयोग होते थे। तो 1 एकड़ में 5-6 कुंटल 3 कुंटल जो जैसी ज़मीन है इतनी पैदावार में ही संतोष करना पड़ता था। परंतु ट्यूबवेल का समय आया, कुछ लोगों ने ट्यूबवेल खनन करवाए, उनसे सिंचाई का रकबा बढ़ा, सिंचाई की ओर किसानों का विशेष रुझान हुआ और बलराम तालाब जैसी स्कीम किसान के लिए बहुत फलीभूत हुई और किसानों ने उसको बहुत पसंद किया। उसका प्रमुख कारण ये था कि वो ज़मीनी वाटर था, ज़मीनी जल होने से उसको उठाकर खेतों तक ले जाना सरल था। ट्यूबवेल से सबमर्सिबल पंप जो काफ़ी गहराई से डालना पड़ते थे, बिजली होती नहीं थी, जनरेटर से डीजल बहुत ज़्यादा जलता था। उससे क्या है, खेती का रकबा जो है सिंचित तो हो जाता था लेकिन आय व्यय का रेशो डगमगा जाता था, कम लागत में खेती नहीं हो रही थी। इसलिए किसानों ने मेरे गांव में ज़बरदस्त रूप से बलराम तालाब बनाए और रासायनिक उर्वरकों का उस समय उपयोग हुआ और छोटी बढ़ने वाली गेहूं की जातियां जिनके लिए 2 जीन और 3 जीन ड्वार्फ होती हैं, कम बढ़ती हैं, उनमें कितना ही खाद आप उपयोग कर सकते हैं और कितनी 5-7-4 सिंचाई जिसके पास जो है वो सिंचाइयाँ कर सकते हैं और उससे उत्पादन 1 एकड़ में 18 से लेके और 22-23 कुंटल तक मेरे गांव में कुछ लोगों ने लिया है। कम रकबा में उत्पादन अधिक ले लिया क्योंकि 5 सिंचाइयाँ कर लेते थे। जब रकबा बढ़ा तो औसतन यहाँ 18-20 कुंटल प्रति एकड़ यहाँ पर जो है मैक्सिकन गेहूँ जो कम बढ़ने वाली जातियाँ हैं उनका उत्पादन किसान ले रहा है और उससे ग्राम में बहुत संपन्नता आई। गांव के अंदर RCC के मकान अत्यधिक मात्रा में है, एक मकान 40 से 50 लाख जिसकी लागत है ऐसे भी किसानों ने बनाए, AC भी लगाई, 10-12 4 व्हीलर हैं हमारे गांव में, 32 ट्रैक्टर हैं, जनसंख्या मात्र 550 है। सरकारी नौकरियों में भी हमारे यहाँ युवा पढ़े और सरकारी नौकरियों में भी आगे बढ़े। इस प्रकार से ग्रामीण विकास की प्रमुख रीढ़ हमारी रही वो रही बलराम तालाब। बलराम तालाब से हम लोगों को बहुत लाभ मिला, आज भी हम उनसे बहुत लाभ ले रहे हैं और संपन्नता की ओर हैं। जी जी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पहले हम सुनते थे भैया पंजाब और हरियाणा में अच्छी खेती होती है, वहाँ के लोग अच्छी नौकरी करते हैं, और वक्त बदल गया है। हमारे प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश के गांव के किसान भी आज आर्थिक रूप से संपन्न हैं और वो इससे सामाजिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। वो फसल का उत्पादन तो आपने सुना, भगवान सिंह भाई साहब ने बताया कितनी बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे हैं। एक अनुभवी किसान और हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप एक सफल किसान कैसे बने, कैसे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? वही
जो BS ठाकुर ने बोला है कि बलराम तालाब से हर किसान पानी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण 1 पानी 2 पानी और 3 पानी तक देता है फसल में। ये सनौरा है जो उसमें 3 पानी देना ज़रूरी होता है, इसलिए उस फसल की पैदावारी अधिक बढ़ रही है। वही बोला उनने कि 17-18 क्विंटल से 20-22 क्विंटल तक जाता है। वो कोई भी किसान ऐसे हैं कि 2 पानी भी दे रहे हो जितना उनके पास पानी है, मगर 25% किसान 30% किसान 3 पानी 4 पानी तक देते हैं जी। इसलिए किसान जागरूक हो रहा है और शासन की भी कुछ योजनाएं हैं उसका लाभ ले रहे हैं, महिलाएं भी ले रही हैं, किसान भी ले रहे हैं और आगे बढ़ के और योजनाएं आएंगी तो उसका भी लाभ मिलेगा। सही बात है। तो किसान भाइयों को आगे बढ़कर योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, ये किसानों का मत है। और सच बात भी यही है कि किसानों को ये देखना चाहिए कौन सी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए चल रही हैं, वो जाएं विकास खंड में जाएं या स्थानीय जो अधिकारी उनसे संपर्क करें, योजनाओं का लाभ लें और खेती किसानी को आगे बढ़ाएं। अब हमारे बीच में जो सफल किसान हैं, जागरूक किसान हैं, उनकी क्या समस्या है, कौन सी वो इस समय खेती कर रहे हैं, फसल की इस समय क्या स्थिति है, उन्हीं से जानते हैं। जी अपने बारे में बताएं, कौन सी फसल है और कोई समस्या हो तो पूछें। मैं अभी सोयाबीन की फसल बोए हूँ। फसल ठीक है, लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश की वजह से थोड़ी छोटी रह गई है। तो मैं ये सर से ये पूछना चाहता हूँ कि फूल आने के पहले उसकी कुछ बढ़वार के लिए क्या कोई उपाय कर सकते हैं। और एक सवाल और है मेरा सर से कि अपन खरपतवार या इल्ली की दवाई डालते हैं तो उसके बाद कितने समय तक पानी नहीं गिरना चाहिए कि जिससे उसका सही अपन को फ़ायदा मिल सके। किसान अपनी मन की बात तो जानना चाहता है, हम रघुवंशी जी से जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दें। जैसे आपने पूछा कि हमारे जैसे हमने कचरे मारने वाली दवाई का स्प्रे किया है या कीड़े मारने वाली दवाई का, तो कितने समय तक पानी की बरसात नहीं होना चाहिए। तो जैसे अपन ने आजकल सब दवाएं आ रही हैं सिस्टमिक, तो अपन ने जैसे स्प्रे किया तो यदि 4 घंटे तक भी पानी नहीं आता तो वो दवाई अपना असर करती है। बस अकेले इस एरिया में हमको ये देखने को मिला है कि बहुत से किसान भाई कचरे मारने की दवाई के साथ साथ में कीटनाशक का भी मिला के उपयोग कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अब आपको इसका सीधा सा हम एक बता दें उदाहरण कि कचरा ज़मीन पर उगता है और कीड़े पौधे पे आते हैं। तो हम लोग जब दवाई डालते हैं दोनों, तो यदि हमने कचरा मारने की दवाई पौधे के ऊपर डाल दी तो पौधे पे हल्का सा प्रेशर आ जाता है, तो उस पर इफेक्ट आता है। तो ये यहाँ पे हम किसान भाइयों को यही कहना है कि दोनों दवाइयों का अलग अलग स्प्रे करें। उनको लगता है कि हमारी लेबर का बचाव हो जाएगा, तो दवाई का हमको पूरा उपयोग करना है तो कचरे मारने की दवाई की जब स्प्रे करें तो वो कूड़ के बीच में ज़मीन के ऊपर करें, क्योंकि कचरा पूरी ज़मीन पे आता है तो उसको हमको मारना है, ठीक है। और बाद में जब हमको लगता है कीड़े मारने की दवाई का स्प्रे करना है तो कचरे के जब आता है ना, जो उसकी अवस्था रहती है सोयाबीन की बुआई के 22 से 25 दिन के बीच में, उस समय तक कोई सा भी कीट हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे एक उसमें आ गया रूटीन में कि हमको कीटनाशक दवाई मिक्स करके डालना है, तो इसको थोड़ा सा बदलाव लाएं क्योंकि इससे हमारा खर्च भी बढ़ता है और पौधा जो अपनी एक अच्छी वृद्धि करता है उस पर भी थोड़ा सा प्रेशर आता है, क्योंकि कचरे मारने की दवाई अपन कभी कभी पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज यदि हमने इस कचरे मारने की दवाई का स्प्रे किया है तो 4-6 दिन पौधा हल्का सा प्रेशर में रहता है, मतलब उसको रूखापन सा रहता है, ये आपने देखा होगा। तो उससे बचाने के लिए हमको दोनों दवाइयों का अलग अलग स्प्रे करें। और इस समय जैसे कि अब हमने भी एरिया में घूम रहे हैं, कई बार साथ में हम कृषि विभाग के साथ में जा रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो अब क्या पूरे सोयाबीन में सभी किस्मों में फूल आना चालू हो गया है। तो अब उस पर फूल आने के समय में हमको कोई सी भी वृद्धिकारक दवा का या कोई टॉनिक का स्प्रे हमको नहीं करना है, क्योंकि अब हमको फूल से जो भी हमारी स्थिति है उससे फली में लेके हमको उपज की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल सलाह है सभी लोगों को कि अब जब फूल आना चालू हो गया है तो कोई सा भी वृद्धिकारक टॉनिक हार्मोन किसी दवाई का उपयोग ना करें। तो किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात रघुवंशी जी ने एक बताई है कि कीटनाशक और खरपतवार नाशक अर्थात कचरे की दवा मिलाकर नहीं डालना चाहिए, इससे नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ हो नहीं सकता। रघुवंशी जी, जिन किसान भाइयों ने मक्का बोई है उनको क्या आप सामयिक सलाह देना चाहेंगे? अब देखो भाई, अभी जो मक्का देखिए इस एरिया में हमारे जो, क्योंकि पूरे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो आपका जो पास में अशोकनगर ज़िला है वो तो पूरा 100% मक्का का ये प्रदेश ज़िला हो चुका है।
और अपने खुरई में बहुत से लोगों ने, जैसे अपन इधर पठारी क्षेत्र में जाते हैं तो सब जगह जाते हैं तो वहाँ पर तो मक्का के इतना पानी ज़्यादा है कि मक्का पूरी लगभग ख़त्म की ओर है। ठीक है, तो अब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हल्की सी बरसात आ गई, तो जहाँ किसान भाइयों की थोड़ी सी स्थिति ठीक है वहाँ थोड़ा सा पौधे के यहाँ अपना यूरिया का बुरकाव कर दें और थोड़ा उसको मिट्टी में मिक्स कर दें, तो उससे थोड़ी सी मतलब वो अपना रिकवर कर लेगी। बाकी मक्का में अब ज़्यादा अपने को लागत नहीं लगाना है। ठीक है किसान भाइयों, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद हैं, इसलिए किसानों तक नई नई तकनीकी जानकारी पहुंचाना आवश्यक है और ये हम कृषि दर्शन या चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बनकरिया ग्राम में हैं, जो जिला सागर का एक गांव है, और भी एक वरिष्ठ किसान है, उनकी भी राय जानते हैं वो क्या जानना चाहेंगे। आप अपनी राय कुछ जानना चाहते हैं इस समय खेती बाड़ी के बारे में? जी सर, जब भगवान ने पानी बरसाया तो अब वो बोया तो वो नहीं ऊँगा, वो पानी गिर गया तो वो आधी खेती में ऊँगा है, आधी खेती में नहीं ऊँगा सोयाबीन और कछु और का खुशी है कि हाँ। तो इनको मत ये है कि सोयाबीन पीरो पड़ रहा है, तो पीरो पड़ने के पीछे क्या कारण है डॉक्टर साहब? जैसे इन्होंने बताया अभी क्या था कि हमने बोया, आधा उगा आधा नहीं उगा, तो अपन ये देखते हैं कि जब मशीन अपन चलाते हैं बुआई की तो कुछ कूड़ हमारे हल्के से नीचे चले जाते हैं और कुछ ऊपर ऊपर रहते हैं। तो जहाँ जहाँ मतलब आपके कूड़ थोड़े से ऊपर रहे होंगे वहाँ तो उगे आया होगा, और जहाँ थोड़ी सी हल्की सी गहराई में पहुँच गया वहाँ पर नहीं उगा है। और लगातार पानी आया है इस साल, जो मेन सबसे ज़्यादा मुख्य कारण रहा है वो लगातार वर्षा। मतलब अपने जो वर्षा हुई है ना, पूरे 25 दिन लगातार वर्षा हुई है, और खुराई तहसील में प्रतिदिन 30 mm से ज़्यादा पानी बरसा है। तो उससे क्या है कि अपना पूरा सॉइल टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया। अब डाउन हो गया तो कम हो गया, तो हर पौधे को वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान चाहिए, तो वो अपना क्या कहते हैं जीवन तो उसने बचा लिया लेकिन पूरी वृद्धि नहीं कर पाया। तो इसलिए पौधे तो हैं लेकिन जितना अपन चाह रहे हैं कि नामा नाम है, वो देखो क्या होता है, कोई सा भी पौधा अपना वंश खोना नहीं चाहता, तो वो उसमें 1-2 फूल आएंगे, 2-4 फली बनेंगी, लेकिन क्या कहते हैं जो उपज हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए वो बिल्कुल इस बार नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, और ये सब प्रकृति का वो है, इसमें अपन लोगों की जैसे बोलते हैं अपन लोग अच्छा बीज लगा सकते हैं, अच्छी निराई गुड़ाई कर सकते हैं, समय पर दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बोने के बाद हमको समय नहीं दिया, खेत में कोई नहीं जा पाया, तो ये कारण रहा है। और आगे थोड़ा हम कुछ बताने नहीं सोच रहे थे, मतलब कि जो सर ने बताया कि कोई सा बीज लाएं, चाहे घर का लाएं, चाहे अपना बाजार से लेके आएँ, चाहे किसी अनुसंधान केंद्र से लेके आएँ, लेकिन उसका अंकुरण परीक्षण घर पर बुआई के पहले ज़रूर कर लें। और फिर दूसरा हमारा बीज उपचार, बीज उपचार तो मतलब, और बीज उपचार बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, तो बीज उपचार भी बहुत अति महत्वपूर्ण है, और बीज उपचार नहीं हुआ है तो भी हमारी कई समस्याएं उसमें आती हैं। किसान भाइयों, आज की चौपाल में हमारे साथ जहां एक और अनुभवी किसान हैं, वहीं दूसरी ओर युवा और पढ़े लिखे किसान भी हैं। हम पढ़े लिखे किसानों के पास चलते हैं, अगर वो भी कुछ समस्या समझ रहे हो इस समय में जो फसल बोई है खरीफ मौसम की, कुछ जानना चाहें तो जान सकते हैं। आप कुछ जानना चाहेंगे? जी सर, जी बोल रहे हम, मतलब 40 एकड़ में सोयाबीन बोए हैं हम, तो सोयाबीन की बोनी करी है जो, तो जी मान के चलो कि मतलब टाइम टू टाइम दवा को छिड़काव कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बीज उपचार भी किया है, सब कुछ किया, टाइम टू टाइम दवाई भी डल रही। तो जी मान के चलो कि हम बोरा 2 बोरा की एकड़ 3 बोरा की एकड़ से आगे पज नहीं ले पा रहे सोयाबीन की, तो जी का कमी रह जाती है तो पज नहीं मिल रही। तो आप युवा किसानों को देख रहे हैं कि वो बीज उपचार भी कर रहे हैं, समय समय पर कचरा नाशक और कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव कर रहे हैं, फिर भी उत्पादन जितना वो चाहते हैं क्यों नहीं मिल रहा? डॉक्टर साहब बताएं। जैसा कि हमारे युवा किसान भाइयों ने अपनी बात बताई कि हमने अच्छा बीज बोया, अच्छा बीज उपचार किया, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं हमारे जो पुराने किसान भाई भी हैं, वरिष्ठ किसान भाई भी हैं, उनसे बात करना आप कहते हैं कि इस बार मौसम बहुत ही प्रतिकूल रहा है, क्योंकि इस साल जो अपने को सब समस्या देखने को मिल रही है वो सब मौसम की प्रतिकूलता की वजह से, और कोई कारण नहीं है। बाकी हमारे जो युवा किसान हैं वो पूरा अच्छा बीज भी ला रहे हैं, बीज उपचार भी कर रहे हैं, जर्मिनेशन अंकुरण परीक्षण भी कर रहे हैं, समय समय पर कचरानाशी दवाई, कीटनाशक दवाई का इस पर कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? मौसम की प्रतिकूलता। अब मौसम प्रतिकूल हो गया तो वहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। इस साल हमको यही कारण रहा है, और अब इसमें क्या है कि अपना हर जगह, मतलब मैंने पूरे एरिया में कई जगह गया हूँ तो फूल आ चुका है, तो अब हम उसमें आपका भले सोयाबीन भले छोटा रह गया है, और आप जो बोल रहे हैं ना कि हमारा 2 से 3 बोरी प्रति एकड़ ही मिल पाएगा, ठीक,
अब यदि आप इसको निकाल लेंगे फिर भाव और भाव के बाद फिर आपका खर्चा, तो हमारे हिसाब से ये कि अपनी साल निकल जाएगी लेकिन अपन वहीं रहेंगे जहाँ थे, ज़्यादा अपने को उसमें लाभ की स्थिति में अपन नहीं पहुँच पा रहे। अब हमारे प्रदेश के बल्कि इस गांव के किसानों को, आपके जिला सागर के किसानों को आप क्या सामयिक और अंत में सलाह देना चाहेंगे? अब जो मैंने कई बार रिपीट किया है कि भाई हमारी सोयाबीन फसल है उसका नियमित निरीक्षण करें, उर्द बोई है उर्द का निरीक्षण करें, मक्का बोई है मक्का का निरीक्षण करें, और उन फसलों को समय अनुकूल कम लागत वाली अपनी कृषि क्रिया करके उनका उत्पादन लें। ज़्यादा लागत और ज़्यादा किसी भी भ्रम में ना रह के जो है उससे उपज लेके अपना उनका तो हो गया जो लाभ हो जितना अपने को मिले उसको संभालें जी। और साथ साथ में आगे जैसी स्थिति बनती है अपनी मौसम की पानी की, उसके अनुसार रबी मौसम की तैयारी करें जी। तो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जिला सागर में अर्थात विकासखंड खुरई में लगभग जो पानी की ज़रूरत होती है वो 80% की पूर्ति हो गई है। इसके बाद भी और अधिक पानी गिरता है तो अच्छी बात है, मानसून सक्रिय हो जाएगा। पर आज की स्थिति में ये है। डॉक्टर साहब, ये तो अपन ने खरीफ के मौसम की सोयाबीन प्रमुख फसल यहाँ होती है उसकी बात करी और मक्का की बात की, पर जो किसान भाई धान का रोपण करते हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अब जो जिन किसान भाई ने धान में रोपण कर दिया है, वैसे तो क्या होता है अपने यहाँ अभी इसी खुरई एरिया में धान का एरिया कम ही है मतलब, लेकिन फिर जिन किसान भाइयों ने लगाया है तो वो यही ध्यान रखें कि अभी तो पानी अपने खेतों में पर्याप्त है, एक तो पानी की कमी ना होने दें, मतलब अपनी जो ज़मीन है उससे 4 अंगुल पानी हमेशा खेत में रहे, ठीक। और साथ साथ में क्या है कि उसमें यदि अपन ने स्टार्टिंग में जिंक सल्फेट का उपयोग किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बाद में क्या होता है उसमें एक झुलसा रोग आता है जिससे पूरी फसल जल जाती है, पूरी एकदम से खैरी हो जाएगी, जिसको खैरा रोग बोलते हैं अपन, तो वो होती है सिर्फ जिंक की कमी से। तो अब इस टाइम मतलब अपने को उसमें यदि जिन्होंने जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया तो वो अपना जो जिंक आता है हाई जिंक जिसको बोलते हैं वो करीब 8 से 12 किलो की 8 से 10 किलो प्रति एकड़ अपना भुरकाव कर दें, तो उससे क्या रहेगा कहते हैं कि जो धान की स्थिति है ना वो उस रोग से हमारी बच जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई धान उत्पादक किसानों के लिए। तो एक सफल किसान हमारे बीच में ही है भगवान सिंह जी, अब उनसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो किसान बंधुओं से ये हमेशा कहना रहा है, वो मैं कहता आया हूँ कि सुबह 5 बजे उठो, शाम 6 बजे तक काम करो, बीच में 1 घंटे रेस्ट करो, पूरे दिनों में काम लगा के रखो, कोई भी काम बंद होना नहीं चाहिए। काम करोगे धन आएगा। अब काम कैसे ढूंढा जाए तो डेयरी करो, कंपोस्ट खाद बनाओ, जैविक कीटनाशक तैयार करो, बछड़ा बछड़ियाँ बना के उनको बेचो, आर्थिक संपन्नता ले आओ, दाल बनाओ, आटा बनाओ, बड़ी की फैक्ट्री खोलो, ऐसे विभिन्न कार्य करो। खेती के साथ साथ जब तक अन्य काम नहीं करोगे तो संपन्नता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। कारण उसका प्रमुख ये है, खेती पूरी नेचर पर डिपेंड है। आपको जो जो करना है करते रहिए। ये बारिश देखिए, 36 इंच बारिश लगातार होने से एक रिकॉर्ड बना है, जिससे वाटर लॉगिंग स्थिति बनी। सोयाबीन में स्थिति ये बन गई है कि जो किसान की लागत है वो नहीं पूरी हो रही। सच कहना है आप। तो इस प्रकार से किसान चाहे तो, और किसानी जैसा धंधा मैं समझता हूँ कोई धंधा नहीं है। स्वतंत्र है, वो घर का राजा है, किसी का दबा हुआ नहीं है। उसको काम करना चाहिए, रुचि लेना चाहिए। किसान ही तो पूरे देश के नागरिकों का पेट भरता है। किसान भाइयों, निश्चित तौर से किसान मेहनत करता है तभी हमारा देश खाद्यान्न रूप से काफ़ी आत्मनिर्भर है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि जिला सागर के ग्राम बनखिरगिया में एक चौपाल का जो कार्यक्रम था कितना सफल रहा। किसानों ने अपनी सफलता के राज बताए, विशेषज्ञ आपने किसानों ने अपनी सामयिक जानकारी ली, ये जाना कि सोयाबीन में क्या करना चाहिए, मक्का में क्या करना चाहिए और धान फसल में इस समय क्या काम करना चाहिए। उम्मीद है जानकारी का लाभ आप सभी किसान भाई उठाएंगे और दूसरे किसानों को भी बताएंगे। अगली चौपाल में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।